नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एग्रोनॉमी के 32वें लेक्चर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो रोज की तरीके से मैं आप लोगों से 20 क्वेश्चन इसमें पूछूंगा, जो कि 4 ऑप्शन से जुड़ा हुआ होगा। लास्ट में मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, साथ में 100 एक्सप्लेन भी करूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ये सभी एन.आर. सुंडा जी के जो बुक है, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। वहीं से मैंने इन क्वेश्चंस को उठाया है। तो अगर आप लोग पढ़ नहीं रहे हो तो सबसे पहले तो उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप ये 8 कोर्सेज यहाँ पर जो दिए गए हैं, ये आप पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, 500 रुपए का पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। भेजना कैसे है? 500 रुपए का पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो आपको भेजना है, वो टेलीग्राम पर जाओगे, @विजय कुमार गिरी 945 जैसे ही लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिख के सर्च करोगे, तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट मिलेगा। वहां आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है पेमेंट का, और अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। मात्र ये 2 चीजें शेयर करने के बाद आपको जो पूरा कोर्स है वो मिल जाएगा, 500 रुपए और मोबाइल नंबर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैंडल्स मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इन इंडिया? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मीडियम रेंज वेदर कास्टिंग इंडिया में फोरकास्ट करने के लिए काम करती है? मतलब जो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट होता है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? IMD, NCMRWF या इसरो या ICR? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, NCMRWF, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो कि नई दिल्ली में है। ये 3 से 10 दिन के फोरकास्टिंग करता है एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने के लिए। मतलब आने वाले 3 से 10 दिन में मौसम कैसा होगा, इसके लिए जो फोरकास्टिंग करता है वो NCMRWF करता है, जिसको हम बोलते हैं मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, नई दिल्ली यही करता है। आगे बढ़ेंगे। वेयर डज द नॉर्थ ईस्ट मानसून कंट्रीब्यूट मोस्ट रेनफॉल? नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर रेनफॉल करता है? राजस्थान में, तमिलनाडु में, पंजाब में या फिर महाराष्ट्र में? तो नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर करता है? वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रेनफॉल करता है। तमिलनाडु का जो टोटल रेनफॉल होता है लगभग 60 से 70% एनुअल रेनफॉल ये नॉर्थ ईस्ट मानसून में ही होता है, जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 3 महीनों में बरसात होती है। यानी कि तमिलनाडु में इन 3 महीनों में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 60 से 70% तक बरसात हो जाती है। जबकि साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में ज्यादातर बरसात करता है, नॉर्थ इंडिया और दिल्ली और केरला वाले रीजन में। व्हाट इज व्हाट इज वीट्स मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन? कह रहा है कि गेहूं का जो सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है इरिगेशन का, बोले तो क्रांतिक अवस्था, वो कौन सी होती है? जर्मिनेशन, CRI स्टेज जिसको हम क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं, या हार्वेस्टिंग या फिर डोरमेंसी? कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो क्राउन रूट इनिशिएशन जिसको हम CRI स्टेज बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है, जो कि बुआई के लगभग 20 से 25 दिन के बाद आती है। 20 से 25 दिन बुआई के बाद इसका जो स्टेज होता है गेहूं में, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है। इस समय क्राउन रूट निकल रही होती है गेहूं में। व्हाट इज वाटर्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? अगर पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वेपराइज हो रहा है तो उसका लेटेंट हीट कितना होगा? 80 कैलोरी पर ग्राम, 150 कैलोरी पर ग्राम, 680 कैलोरी पर ग्राम या फिर 1000 कैलोरी पर ग्राम? तो आपका जो ऑप्शन है वो है 580 कैलोरी पर ग्राम। 580 कैलोरी पर ग्राम जो होता है, ये वाटर का लेटेंट हीट होता है अगर वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपराइज हो रहा है। दिस हाई एनर्जी एनवायरमेंट, 580 कैलोरीज टू वेपराइज 1 ग्राम वाटर, एक्सप्लेन वाटर कूलिंग इफेक्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन। कहने का मतलब यह है, इतने कैलोरी की ऊर्जा ले लेगा तो 1 ग्राम पानी वेपराइज हो जाएगा। ए प्रोजेक्ट विथ 8,000 हेक्टेयर कॉस्ट एंड 20 ए प्रोजेक्ट ऑफ 8,000 हेक्टेयर CA एंड 20 करोड़ कास्ट। अगर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है
जो 8,000 करोड़ का है और उसको बनाने में लगभग 8,000 हेक्टेयर में काम करेगा। ध्यान से समझ, कोई एक ऐसा इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि 8,000 हेक्टेयर पे सिंचाई करेगा और जिसकी बनाने की लागत आ रही है, जो लागत है वो 20 करोड़ है। तो वो कैसा प्रोजेक्ट होगा, कैसा इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा? माइनर होगा, मीडियम होगा, मेजर होगा या फिर माइक्रो होगा? तो इसका जो ऑप्शन है मीडियम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीडियम जो प्रोजेक्ट होते हैं वो 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक की जमीन को कवर करते हैं और इनकी जो लागत होती है वो 5,000 से लेके 5 करोड़ से लेके 25 करोड़ के आसपास तक होती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्रीकल्चर नीड को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। अकोची डिजीज राइस में जो लगता है वो किसकी वजह से होता है? आयरन की टॉक्सिसिटी से, या हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी से, या एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी से, या फिर सोडियम की टॉक्सिसिटी से? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी से। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड जो होता है, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी वजह से अंडर वाटर लॉगिंग SO4 reduces to toxic H2S damaging root and causing अकोची रूट रॉट सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं। तो अकोची डिजीज किस किस वजह से होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, जो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, इसकी वजह से अकोची डिजीज लगता है, जो कि राइस में लगता है। Which approach uses transpiration per unit day matter? पर यूनिट ड्राई मैटर कौन से अप्रोच यूज करता है? सॉइल मॉइस्चर डिफिसिट, क्लाइमेटोलॉजिकल, या ट्रांसपिरेशन रेशियो, या क्रिटिकल स्टेज? कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ट्रांसपिरेशन रेशियो। दिस एब्सोल्यूट अप्रोच कैलकुलेट वाटर नीड बेस्ड ऑन द क्रॉप स्पेसिफिक ट्रांसपिरेशन इफिशियंसी 500 लीटर वाटर पर किलोग्राम ऑफ वीट। वीट में 500 किलोग्राम पानी लगता है 1 किलो वीट को प्रोड्यूस करने में। When does southwest monsoon completely withdraw from India? इंडिया से जो लौटता हुआ मानसून है ये कब चला जाता है, वापस कब चला जाता है? 1 सितंबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर या 30 नवंबर? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर में क्या होता है? मानसून रिट्रीट फ्रॉम राजस्थान बाय सितंबर 1 एंड फुल्ली विथड्रॉ बाय द मिड अक्टूबर एंडिंग द खरीफ सीजन। खरीफ सीजन खत्म हो जाता है, यानी कि जो साउथ वेस्ट मानसून केरला में 1 जून से स्टार्ट हो रहा था, वो 15 अक्टूबर तक फिर से पूरे भारत में इनएक्टिव हो जाता है। व्हाट डज ए क्राइनोमीटर मेजर? ये जो फायरेनोमीटर होता है ये किसको मेजर करता है? डायरेक्ट बीम रेडिएशन को, या डिफ्यूजन रेडिएशन को, टोटल ग्लोबल रेडिएशन को, या PAR को? तो ये टोटल ग्लोबल रेडिएशन को मेजर करता है। Pyranometers measure the sum of direct and diffuse solar radiation. डायरेक्ट एंड डिफ्यूज सोलर रेडिएशन को ये मेजर करता है, जिसको वाट पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। रीचिंग ए हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस पे ये जो पड़ता है इसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। हाउ मच डज वाटर एक्सपेंड व्हेन फ्रीजिंग? जब पानी ठंडा होता है, पानी जब बर्फ बनता है, तो वो कितना एक्सपेंड करता है? 1%, 5%, 9% या फिर 12%? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 9%। वाटर 9% वॉल्यूम इंक्रीजेस अपॉन फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सप्लेन्स आइस लोअर डेंसिटी एंड इट प्रोडक्टिव रोल इन एक्वेटिक हैबिट। कहने का मतलब ये है कि 9% लगभग फैलता है। अगर मान लो कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी है, तो वो जब बर्फ बन जाएगा तो वो 109 क्यूबिक सेंटीमीटर का हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। बर्फ बढ़ने पर वो फैलता है। पानी से जब बर्फ बनती है, जब बर्फ जमती है तो बर्फ फैल जाती है। यही पूछा जा रहा है। तो आपको जो 20 क्वेश्चन है वो खत्म हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। वीडियो और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। जो भी सुझाव हो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।